नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वो न सिर्फ लीडरशिप की दुनिया में एक माइलस्टोन है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जरूरी गाइड है जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। आज हम बात करेंगे केन ब्लैंचर्ड, डोनाल्ड कैरू और यूनिस परिसी कैरू की लिखी हुई शानदार किताब द 1 मिनट मैनेजर बिल्ड्स हाई परफॉर्मिंग टीम्स, यानी 1 मिनट मैनेजर और बेहतरीन टीम बनाने के रहस्य के बारे में। दोस्तों, आज के जमाने में चाहे वो कॉरपोरेट दुनिया हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अकेले काम करके बड़ी सफलता हासिल करना लगभग नामुमकिन है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत हम सबने सुनी है। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ को एक टीम में कैसे बदला जाए, एक ऐसी टीम जो न सिर्फ काम करे बल्कि बेहतरीन परिणाम दे। आइए इस किताब की कहानी के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 मिनट मैनेजर से जो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। वो गहरी सोच में है। तभी उनका फोन बजता है। दूसरी तरफ डैन ब्रॉकवे है जो एक बड़ी केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर है। डन थोड़े परेशान लग रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मैनेजर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन उन्हें कुछ फीडबैक्स मिले हैं जिन्होंने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर मरिया सैंचेज नाम की एक एम्प्लॉई ने उन्हें एक लेटर लिखा है। मरिया का कहना है कि डन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत मैनेजमेंट पर फोकस करता है। मरिया का टार्क है कि आजकल मैनेजर्स अपना ज्यादा वक्त अकेले एम्प्लॉयीज के साथ नहीं बल्कि ग्रुप्स और टीम्स के साथ बिताते हैं। अगर हम मैनेजर्स को सिर्फ इंडिविजुअल्स को हैंडल करना सिखाएंगे तो वो टीम्स को कैसे मैनेज करेंगे। मरिया की ये बात डन को चुभती भी है और सही भी लगती है। वो 1 मिनट मैनेजर से मदद मांगते हैं। 1 मिनट मैनेजर जो हमेशा नई चीजें सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, डन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मरिया बिल्कुल सही कह रही है। आओ हम मिलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। जब वो मिलते हैं तो 1 मिनट मैनेजर डैन को समझते हैं कि उन्होंने खुद भी ये महसूस किया है। उन्होंने देखा कि लीडर्स अपना 30% से भी कम वक्त इंडिविजुअल्स के साथ बिताते हैं, बाकी वक्त वो मीटिंग्स में, ग्रुप्स के साथ या टीम्स के बीच रहते हैं। इसलिए टीम लीडरशिप आज की सबसे बड़ी जरूरत है। 1 मिनट मैनेजर डैन को बताते हैं कि एक टीम कोई मशीन नहीं होती, वो एक जीवित एंटिटी की तरह होती है। जैसे एक इंसान बदलता है वैसे हाई टीम भी बदलती है। हर टीम के अपने स्टेजेस होते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने डन को परफॉर्म मॉडल के बारे में बताया। दोस्तों, ये परफॉर्म मॉडल एक हाई परफॉर्मिंग टीम की नींव है। आइए इसे समझते हैं। पी का मतलब है पर्पस एंड वैल्यूज, मकसद और मूल्य। टीम को पता होना चाहिए कि वो क्यों बनी है। ई का मतलब है एम्पावरमेंट, शक्तिकरण। टीम के पास डिसीजंस लेने की ताकत होनी चाहिए। आर का मतलब है रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन, रिश्ते और गुटागु, खुलकर बात करना और एक दूसरे पर भरोसा करना। एफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। टीम को बदलते हालत के हिसाब से ढालना आना चाहिए। ओ का मतलब है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, बेहतरीन प्रदर्शन, हाई स्टैंडर्ड्स सेट करना। आर का मतलब है रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन, सम्मान और तारीफ, काम की कादर होना। और आखिरी एम का मतलब है मोरल, मनोबल, टीम का हौसला बुलंद होना।
1 मिनट मैनेजर ने दन को समझाया कि अगर किसी टीम में ये सातों चीजें हैं तभी वो हाई परफॉर्मिंग टीम कहलाएगी। लेकिन कोई भी टीम पहले दिन से ऐसी नहीं होती। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वैसे हाई टीम भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। और यहां से शुरू होता है हमारा असली सफर। 1 मिनट मैनेजर ने दन को टीम डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस के बारे में बताया। पहला स्टेज है ओरिएंटेशन यानी दिशा निर्धारण। इसे समझाने के लिए मैनेजर ने दन को रोन टिलमैन की टीम की मीटिंग में भेजा। जब डैन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग बेहद उत्साहित थे। सब एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे थे। मीटिंग शुरू हुई। रोन जो टीम लीडर उन्होंने मीटिंग को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। वो बता रहे थे कि टीम का मकसद क्या है, किसका क्या रोल होगा और कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। दन ने नोट किया कि टीम मेंबर्स में इंथ्यूजियाज्म उत्साह तो बहुत था, लेकिन उन्हें काम की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो थोड़े नर्वस भी थे कि वो टीम में फिट होंगे या नहीं। मीटिंग के बाद दन ने 1 मिनट मैनेजर से बात की। मैनेजर ने समझाया, डैन, ये पहला स्टेज है ओरिएंटेशन। यहाँ टीम मेंबर्स में उत्साह हाई होता है, लेकिन कॉम्पिटेंस काम करने की क्षमता लो होती है। इसलिए यहाँ लीडर को डायरेक्टिंग स्टाइल अपनाना पड़ता है। यानी लीडर को बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अगर लीडर यहाँ ढंग से डायरेक्शन नहीं देगा तो टीम भटक जाएगी। दोस्तों, ये स्टेज वैसा ही है जैसे हनीमून पीरियड। सब कुछ अच्छा लगता है, उम्मीदें बहुत हाई होती है। लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेज जो सबसे खतरनाक और मुश्किल होता है। इसे कहते हैं डिसैटिस्फैक्शन यानी असंतोष। दन ने अगले हफ्ते सूजन की टीम की मीटिंग अटेंड की। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। जो उत्साह पहले स्टेज में था वो गायब हो चुका था। लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। कोई कह रहा था कि काम बहुत मुश्किल है, कोई लीडर के डिसीजंस पर सवाल उठा रहा था। दन को लगा कि ये टीम तो टूटने वाली है। जब डैन वापस 1 मिनट मैनेजर के पास गए तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, लगता है सूजन की टीम फेल हो रही है। 1 मिनट मैनेजर जोर से हंसे और बोले, नहीं डन, वो फेल नहीं हो रहे। वो डिसैटिस्फैक्शन स्टेज में है। ये वो वक्त है जब हनीमून खत्म हो जाता है और हकीकत सामने आती है। काम जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। लोगों के बीच पर्सनालिटी क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पर टीम का मनोबल गिर जाता है। यहां लीडर का रोल बदलना पड़ता है। अब सिर्फ डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा। यहां लीडर को कोचिंग स्टाइल अपनानी पड़ती है। यानी डायरेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी देना पड़ता है। लीडर को लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ता है और उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर लीडर यहां हार मान ले या बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो टीम यही बिखर सकती है। इसलिए इसे डू-थैक यानी चुनौती का स्टेज भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले बहुत जोश था, लेकिन कुछ दिन बाद सब गड़बड़ लगने लगा? वो यही स्टेज होती है। और यही वो मोड़ है जहां से अक्सर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर टीम इस तूफान से निकल जाए तो वो पहुंचती है तीसरे स्टेज पर, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन यानी एकीकरण या समझौता। दन ने जब तीसरी टीम को देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। वहां लीडर नेल मीटिंग में देर से आए, लेकिन मीटिंग चल रही थी।
लोग एक दूसरे की बात सुन रहे थे। हाँ, डिसएग्रीमेंट्स लेकिन वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि सल्यूशन ढूंढ रहे थे। नेल ने आकार बस थोड़ा बहुत गाइड किया, कंट्रोल नहीं किया। ये स्टेज है जहां टीम मेंबर्स एक दूसरे को समझने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। काम करने का तरीका क्लियर होने लगता है। यहां मराल वापस बढ़ने लगता है और कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाती है। इस स्टेज पर लीडर को सपोर्टिंग स्टाइल यूज करनी चाहिए। लीडर को अब डायरेक्शन कम देनी चाहिए, क्योंकि टीम को काम आता है, लेकिन सपोर्ट पूरा देना चाहिए ताकि वो डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट फील करें। लीडर अब बॉस कम और फैसिलिटेटर ज्यादा होता है। और आखिर में आता है चौथा स्टेज, प्रोडक्शन यानी उत्पादन या हाई परफॉर्मेंस। ये वो स्टेज है जहां हर मैनेजर अपनी टीम को देखना चाहता है। इस स्टेज में टीम का मोराल हाई होता है और कॉम्पिटेंस भी हाई होती है। लोग अपने आप काम करते हैं। उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मिलकर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहां लीडर का रोल होता है डेलीगेटिंग, यानी काम सौंपना और बीच में से हट जाना। लीडर को बस रिसोर्सेस प्रोवाइड करने हैं और नई चुनौतियां देनी है। 1 मिनट मैनेजर ने दन को एक ग्राफ बनाकर समझाया। उन्होंने कहा, देखो दन, लीडर को गिरगिट की तरह होना चाहिए, सिचुएशनल लीडर। जैसी टीम की स्टेज वैसा लीडरशिप स्टाइल। स्टेज 1 ओरिएंटेशन में डायरेक्टिंग, हाई डायरेक्शन, लो सपोर्ट। स्टेज 2 डिसैटिस्फैक्शन में कोचिंग, हाई डायरेक्शन, हाई सपोर्ट। स्टेज 3 इंटीग्रेशन में सपोर्टिंग, लो डायरेक्शन, हाई सपोर्ट। और स्टेज 4 प्रोडक्शन में डेलीगेटिंग, लो डायरेक्शन, लो सपोर्ट। दन ने पूछा, लेकिन क्या हम सीधा स्टेज 1 से स्टेज 4 पार नहीं जंप कर सकते? 1 मिनट मैनेजर ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस है। जैसे तुम बिना चलना सीखे दौड़ नहीं सकते, वैसे हाई टीम बिना कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए हाई परफॉर्मिंग नहीं बन सकती। अगर तुम शॉर्टकट्स लोगे तो टीम वापस गिर जाएगी। दन ने ये सब सीखा और फिर वो मरिया सैंचेज से मिला। उसने मरिया को ये पूरा मॉडल समझाया। मरिया बहुत खुश हुई क्योंकि उससे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उसने समझा कि वो गलती कहाँ कर रही थी। वो अक्सर नई टीम्स के साथ शुरुआत में ही बहुत फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक हो जाती थी, स्टेज 3 स्टाइल। जबकि टीम को उस वक्त क्लियर इंस्ट्रक्शंस, स्टेज 1 स्टाइल की जरूरत थी। इस वजह से टीम कंफ्यूज हो जाती थी और जल्दी ही स्टेज 2 के गुस्से में पहुंच जाती थी। मरिया ने पूछा, क्या एक हाई परफॉर्मिंग टीम हमेशा हाई परफॉर्मिंग रहती है? 1 मिनट मैनेजर ने इसका भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा, नहीं। अगर टीम में कोई नया मेंबर आ जाए या टास्क बदल जाए या कोई बड़ा चेंज हो तो टीम वापस पिछले स्टेजेस में गिर सकती है। हो सकता है वो वापस स्टेज 2 डिसैटिस्फैक्शन में चली जाए। ऐसे वक्त में लीडर को वापस अपनी स्टाइल बदलनी पड़ेगी और टीम को फिर से ऊपर लाना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार ये है कि लीडरशिप कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से बदल सके। जब टीम को दिशा की जरूरत हो तो वो रास्ता दिखाए। जब टीम मुश्किल में हो तो वो उनका हाथ थामे। जब टीम कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो उन्हें सपोर्ट करे। और जब टीम एक्सपर्ट बन जाए तो वो किनारे हटकर उन्हें उड़ने दे। 1 मिनट मैनेजर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, लीडर का असली काम अपने लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें सिखाना है। हमारा मकसद है कि हम कंट्रोल अपने पास ना रखें, बल्कि धीरे धीरे कंट्रोल टीम को दे दे।
आईएससी कहते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों को आजादी देना ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। इस किताब में दन और मरिया की जर्नी हमें सिखाती है कि सब्र, पेशेंस कितना जरूरी है। अक्सर मैनेजर्स स्टेज 2 डिसैटिस्फैक्शन में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि टीम बेकार है या लोग कामचोर है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बस एक नेचुरल स्टेज से गुजर रहे हैं। अगर मैनेजर वहां उनकी बात सुने, उनके गुस्से को समझे और उन्हें सही राह दिखाए, तो वही टीम आगे चलकर चमत्कार कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस किताब में है, वो है 1 मिनट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल टीम कॉन्टेक्स्ट में करना। जैसे 1 मिनट गोल सेटिंग, पूरी टीम के साथ मिलकर क्लियर गोल्स सेट करना। 1 मिनट प्रेजिंग, जब टीम कोई अच्छा काम करे या सही दिशा में बढ़े तो तुरंत उनकी तारीफ करना। और 1 मिनट रिप्रिमांड या रीडायरेक्ट, जब टीम गलती करे तो उन्हें तुरंत फीडबैक देना, लेकिन बिना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाए। और फिर उन्हें सही रास्ते पर लाना। आखिर में दन और मरिया दोनों ने इन टेक्निक्स को अपने काम में लगाया और देखा कि उनकी टीम्स में कितना बड़ा बदलाव आया। जो मीटिंग्स पहले बोरिंग या लड़ाई झगड़े वाली होती थी, वो अब प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होने लगी। लोग काम में खुशी महसूस करने लगे। दोस्तों, अगर आप भी किसी टीम का हिस्सा है या किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, आपकी टीम अभी कौन से स्टेज में है? क्या वो अभी बनी है और लोग कंफ्यूज्ड है, ओरिएंटेशन? क्या वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लोग फ्रस्ट्रेटेड है, डिसैटिस्फैक्शन? क्या लोग अब समझने लगे हैं लेकिन अभी भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, इंटीग्रेशन? या फिर वो फुली एक्सपर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्शन? अपनी टीम की स्टेज पहचानिए और उस हिसाब से अपना व्यवहार बदलिए। याद रखिए, एक लीडर का काम हुक्म चलना नहीं, बल्कि लोगों को सफलता की तरफ ले जाना है। केन ब्लैंचर्ड की ये किताब हमें यही सिखाती है कि कोई भी हम में से उतना होशियार नहीं है जितने हम सब मिलकर है। None of us is as smart as all of us. टीम वर्क हाई असली ताकत है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि द 1 मिनट मैनेजर बिल्ड्स हाई परफॉर्मिंग टीम्स की ये समरी आपको पसंद आई होगी और आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी टीम को बेहतरीन बनते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते।